हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली की प्रमेय और देखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इसमें कि न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिद्धांत। पहले हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इस सिद्धांत में लिखा क्या गया है। तो सिद्धांत है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो तरल के प्रत्येक बिंदु पर एकांग आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये हमसे कहना क्या चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है असंपीड्य तथा अश्यान तरल। तो असंपीड्य तथा अश्यान कैसा होता है? तो ऐसा तरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा तरल जिस पर दाब डालने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, असंपीड्य तरल कहलाता है। यानी कि जब हम उसे दबाएंगे नीचे की ओर या ऊपर की ओर उठाएंगे तो उसका जो आयतन है वो निश्चित रहेगा, आयतन उसका निश्चित नहीं होगा, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे असंपीड्य। अब इसके बाद कह रहा है असंपीड्य के बाद अश्यान तरल। तो अश्यान क्या होता है? अश्यान ऐसा तरल होता है जिसमें आंतरिक घर्षण बल यानी कि श्यान बल ना लगता हो, यानी नहीं लगता है। श्यान बल मैंने आपको बताया था श्यानता विस्कोसिटी में। श्यान बल ऐसा बल होता है जैसे आपको कोई जल दिया हुआ है या कोई भी तरल है, उसकी दो परतों के बीच लगने वाले जो बल है, फ्रिक्शन घर्षण बल लगता है, उसे हम बोलते हैं श्यान बल। तो ऐसा बल जो असंपीड्य हो तथा अश्यान हो, श्यान बल ना लगता हो तथा धारा रेखीय प्रवाह में बहता हो। धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह आपका कुछ इस टाइप से होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इसमें के प्रवाह हैं, इसके प्रत्येक कण एक ही रेखा में जा रहे हैं। जैसे यहाँ से ये कण गुजरेगा तो ये वाला कण भी यहीं से गुजरेगा। तो ऐसा प्रवाह जिसमें सभी कण एक ही पाथ को यानी एक ही रास्ते को फॉलो करें, उसे बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। अब निश्चित है, जैसे ये कण यहाँ पर जा रहा है, ये कण यहाँ से जा रहा है, तो एक ही पाथ को जब फॉलो करेगा तो ये एक पहला नंबर संपीड्य हो जाएगा और दूसरा नंबर जब इसमें नियत दूरी बनी रहेगी तो इसमें जो श्यान बल है वो बहुत ही कम लगेगा, तो अश्यान भी हो जाएगा। तो ऐसा तरल या आप बोल सकते हैं ऐसा आदर्श द्रव जो धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। अब आप इतना समझ गए धारा रेखीय प्रवाह कैसा होता है। आदर्श तरल असंपीड्य तथा अश्यान तरल बोलते हैं। असंपीड्य जिसमें दाब डालने पर आयतन में परिवर्तन ना हो और अश्यान जिसमें श्यान बल ना लगे। तो जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो तरल के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन, ठीक, जब धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यानी नियत, यहाँ से जो स्थितिज ऊर्जा का योग है नियत रहेगा। दाब ऊर्जा को आप लोग डिनोट करते हैं, ये है दाब, प्रेशर आप इसे बोलते हैं, प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू रहेगा आपका कांस्टेंट। अब ये कैसे रहेगा, आप इसे थोड़ा नीचे देखिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। अभी जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर होते जाएंगे। पहले आप इसे देखिए, उसके बाद आगे देखते हैं सब आया कहाँ से। तो दाब ऊर्जा P और स्थितिज गतिज ऊर्जा इसकी हाफ रो बी स्क्वायर और इसकी स्थितिज ऊर्जा रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक दिक्कत हो रही होगी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर P है, इसे तो मान लिया, और यहाँ पर रो बी स्क्वायर और रो जी एच कहाँ से आया, ठीक। तो आपका कहना है कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर रो बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रो बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच, यहाँ पर रो जी एच जो है वो गलत है ना। यहाँ पर आपको एक डाउट जरूर हो रहा होगा, तो इसे देखिए, कहाँ पर रहेगा एम बी स्क्वायर, कहाँ पर रहेगा रो जी एच या एम जी एच जो भी है आपका, ये कहाँ से रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके परिभाषा में, इसके सिद्धांत में, तो बोल रहा है एकांक आयतन की। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि पूरे द्रव की, एकांक आयतन की। अब एकांक आयतन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं देखिए, भी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एकांक आयतन की, आप थोड़ा इसे देखिएगा, एकांक आयतन की ऊर्जा के लिए
हम सभी ऊर्जाओं में आयतन यानी कि V से भाग कर देते हैं। ठीक, अब भाग क्यों करते हैं इसे आप देखिएगा। अगर अभी बोल देता हमसे कि एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, तो हम सभी में जितनी भी ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उसमें हम द्रव्यमान यानी कि m से भाग कर देते। अभी बोलता एकांक क्षेत्रफल की, तो जितनी भी एनर्जी थी उसमें हम a से भाग कर देते, क्षेत्रफल a है। तो इसी प्रकार बोल रहा है एकांक आयतन की, तो जितनी भी एनर्जी है उसमें हम b से यानी कि आयतन से भाग देंगे। ये होता है वेग, होता है फिजिक्स में, और इसको हम आयतन से भी, वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, उससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे पहली ऊर्जा है दाब ऊर्जा। दाब आप लोग सभी जानते हैं पीवी होता है। तो पीबी में जब हमने इसकी एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकाली, तो हमने क्या किया इसमें कि बी से भाग कर दिया, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो पहला आ गया हमारा पी। अब गतिज ऊर्जा में हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एकांक आयतन का निकालेंगे तो एकांक आयतन के लिए आपको बी से भाग करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर बी से भाग किया। अब आप लोग जानते हैं एम बाई बी, एम अपॉन बी इक्वल टू होता है रो यानी कि घनत्व, आप लोग इसे जानते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास m है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन बी है ना, ये तो है। तो हमने क्या किया, जो ये m है इसे हमने लिख दिया सीधा सीधा रो। ठीक, एम बी को हमने लिख दिया रो, तो आपकी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गई हाफ रो बी स्क्वायर। ये आप समझ गए। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा आपने P निकाल लिया बी से भाग देकर, गतिज ऊर्जा आपने बी से भाग देकर आपने निकाल लिया हाफ रो बी स्क्वायर। और इसी प्रकार जैसे भी आपने देखा, अब यहाँ पर एम जी एच होती है स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में हमने बी से भाग कर दिया, तो ये जो है इतना चीज़ जो है हमारा ये हो गया एम बी के बराबर हो गया। ये यहाँ से एम बी इक्वल टू एम बी, तो एम बी की जगह पर हमने लिख दिया रो, तो इस पूरे की जगह पर हमने लिख दिया रो, तो जी एच हमने आगे बढ़ा दिया। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका रो बी कहाँ से आया। तो वैसे ही देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें बी से भाग दिया, यानी दाब ऊर्जा में, तो बी से बी कैंसिल हो गया, आपने भाग दिया तो बी से बी कैंसिल। अब आपने इसमें बी से भाग दिया, तो यम और बी होता है रो, तो ये आ गया आपका हाफ रो बी स्क्वायर। और इसमें आपने जब बी से भाग दिया तो ये भी आ गया रो जी एच। इतना आप लोग समझ गए रो जी एच और रो बी स्क्वायर कहाँ से आया। वही इसमें बोला है इस प्रमेय में कि एकांक आयतन अभी आपने यहाँ पर देख लिया ना, पी होता है रो बी स्क्वायर होता है और रो जी एच होता है। तो एकांक आयतन यानी रो पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस हाफ प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक नियतांक है और नियत रहेगा। अब नियत कैसे रहेगा ये तो आपने पढ़ लिया, अब हम सिद्ध करेंगे कि कैसे इसे नियत करना है। तो इसके आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे बर्नौली की प्रमेय का निगमन। अब निगमन कैसे करना है साथ साथ आपको समझाएंगे और करते चले जाएंगे। एक सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले तरल पर किया गया कार्य। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, एक सेकंड में जो x सिरे से, यानी कि ये है हमारा x सिरा और इसमें से एक सेकंड में कितना पानी अंदर जा रहा है। तो आपने इस पर एक सेकंड में कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल आपने लगाया यानी दाब आपने लगाया इस पर P1 और विस्थापन आपने किया A1 B1 आयतन तरल का। तो आपने एक सेकंड में x सिरे से कितना पानी अंदर भेजा, P1 इंटू A1 B1, P1 आपने दाब लगाया, A1 B1 आयतन पानी आपने अंदर भेजा। ये आप लोग समझ गए, आपने इतना कार्य किया, आपने जितना दाब लगाया कितना पानी भेजा वो हो गया आपका इस पर किया गया कार्य W बराबर F इंटू एक्स। अब आपने पानी अंदर भेज दिया, पानी बाहर भी निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए इस पर देखिए चूंकि ये वाली एरिया कम है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इधर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। तो हमने मान लिया एक सेकंड में जो बाहर निकल रहा है द्रव उस पर किया गया कार्य P2 A2 B2। अंदर किया आपने तो P1 आपने दाब लगाया, A1 B1 पानी अंदर गया, और अब ये बाहर निकल रहा है तो P2 इस पर दाब लगा और A2 B2 पानी बाहर निकला। अब हम देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से तरल पर किया गया नेट कार्य। तो आपको नेट कार्य के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको P1 A1 B1 में से P2 A2 B2 घटा देना है, केवल आपको इतना ही करना है बस। तो नेट कार्य आपका क्या हो गया, P1 A1 B1 इक्वल माइनस P2 A2 B2 इक्वल टू W, यानी कि किया गया कार्य किया गया W, इसे आप यहाँ पर नेट भी लिख सकते हैं, W नेट इक्वल टू P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। नेट निकालने के लिए आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना है, इतना ही करना है, बहुत कुछ आपको इसमें नहीं करना है।
समझते जाइए, सब कुछ आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इसे सिद्ध भी कर लेंगे और उसमें के न्यूमेरिकल भी आप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए इतना तो आपने कर लिया, नेट कार्य आपने पहले में से दूसरे वाले को घटा दिया और उसके बाद आपको नेट कार्य आपका मिल गया। अब यहाँ से अगर आपने अभियंता का सिद्धांत पढ़ा होगा, इसके पहले ही मैंने अपने अभियंता का सिद्धांत वाली वीडियो चैनल पर डाली हुई है, तो अभियंता का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो A1 B1 बराबर A2 B2 होता है नियतांक, जो कि बोलते हैं हम AB। ठीक, इसे आप लोग जानते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2। जितना तरल, देखिए जैसे आप धक्का देंगे इधर से, तो जितना पानी आप इधर से अंदर करेंगे उतना ही पानी इधर से बाहर भी निकलेगा, निश्चित है। तो वही है A1 B1 बराबर A2 B2 अभियंता के सिद्धांत से। बहुत ही आसान है अभियंता का सिद्धांत, अगर अभी आप तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। तो A1 B1 बराबर A2 B2 इक्वल टू AB हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमने A1 B1 और A2 B2 लिखा वहाँ पर हम AB लिख सकते हैं। हमने AB लिख दिया और P1 P2 को देखिए, अगर आप AB लिखेंगे तो हो जाएगा आपका P1 AB माइनस P2 AB, ये हो जाएगा। A1 B1 की जगह और A1 B2 की जगह पर आपको लिख देना है AB। तो हमने क्या किया, यहाँ से A1 B1 कर लिया कॉमन, तो हमने इधर लगा दिया A1 B1, इसमें से कॉमन, इसमें से भी कॉमन, तो P1 माइनस P2 यहाँ से आ गया आपका। W बराबर क्या आ गया अभी आपका कार्य, ये नेट कार्य है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, नेट कार्य आ गया आपका P1 माइनस P2 इंटू AB। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर भी आपने पढ़ा कि आपने P1 दाब लगाकर A1 B1 आयतन विस्थापित किया। अब ये अभी आपने क्या बोला, इसे आपने बोला आयतन, बोला ना अभी आपने। अब जो आपका ये आयतन है A1 B1, यही अभी आपने बोला अभियंता के सिद्धांत से, जो आपका A1 B1 है ये बराबर है AB के। तो जब ये हो गया आपका आयतन, ये है, तो ये आपका क्या होगा, ये सेकंड वाला ये भी आपका हो जाएगा आयतन। इतना आपने भी समझा। अब देखिए, चूंकि ये आयतन हो गया है, आप लोग जानते हैं, तो हम आगे देखते हैं। आपने ये वाला ज़रूर क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसे आपने फिजिक्स में देखा होगा ज़रूर, इसके पहले भी आपको ये बहुत बार मिल चुका है। घनत्व बराबर, घनत्व आपको दिखाते हैं रो से, घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी कि M बटे आयतन यानी कि AB। आयतन अभी आपने पहले देखा AB, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हमने क्या किया, AB को हमने देखिए पक्षांतर कर दिया, इसे बोलते हैं रो। तो जो ये रो है ये आ गया नीचे, ये चला गया यहाँ पर, तो AB बराबर M अपॉन रो हो गया, AB बराबर M बाई रो। तो W बराबर क्या हो गया आपका, अभी आपने इसके पहले पढ़ा था P1 P2, यहाँ पर आप देखिए, इसे आप देखिए थोड़ा सा, आपने भी पढ़ा था कि P1 माइनस यहाँ से P1 माइनस P2 इंटू AB आपका हो गया रो, आपने पढ़ लिया रो बाई M इसे, ठीक, सॉरी M बाई रो आपने पढ़ा इसे, M बाई रो। यहाँ से अभी आपने देखा AB को हमने क्या लिख दिया, AB को हमने लिख दिया M बाई रो। तो हमने क्या किया, AB की जगह पर यहाँ पर लिख दिया M बाई रो, और ये हो गया हमारा नेट कार्य। तो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले कितना पढ़ा, इतना पढ़ा केवल कि 1 सेकंड में जो भी आपने जल विस्थापित किया, आपने 1 सेकंड में X सिरे से P दाब लगाकर A1 B1 जल विस्थापित किया, और वही जल P2 A2 B2 यानी P2 दाब से A2 B2 आयतन निकल गया बाहर, उतना ही द्रव। अब चूंकि अभियंता के सिद्धांत से A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर AB होता है, तो हमने लिख दिया P1, यहाँ से हमने लिख दिया A1 B1 बराबर AB, और टोटल हमने लिख दिया यहाँ पर P1 माइनस P2 इंटू AB। चूँकि यहाँ पर भी हमने AB कॉमन ले लिया, तो P1 माइनस P2 बराबर इंटू AB हमने लिख दिया नेट कार्य के। अब यहाँ पर ये है हमारा आयतन, तो हमने इसे तोड़ दिया घनत्व के रूप में, और घनत्व के रूप में तोड़ दिया तो हमने AB को लिख दिया M बाई रो, और यहाँ से हमने नेट कार्य निकाल दिया, AB की जगह पर लिख दिया M बाई रो, और P1 माइनस P2 नेट कार्य हो गया। अब देखिए इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तरल पर किया गया कार्य, किया गया नेट कार्य। देखिए तरल पर किया गया नेट कार्य तरल की कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक, तरल पर किया गया कुल कार्य तरल की कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अब आप यहाँ से देखिए, इससे आप अगर आप थोड़े चढ़ के लिए भूल जाते हैं तो इसके बाद नेट कार्य, अब तरल की छोड़िए, नेट कार्य कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ये आपका है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। तो इसी नियम से तरल पर किया गया कुल कार्य यानी नेट कार्य कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा।
इसी को अब देखते हैं हम। तो हम लिखते हैं W बराबर, चूँकि देखिए आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, तो P1 दाब में वृद्धि आपको पहले मिल जा रही है, तो अब दाब को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, केवल उसे ही लिखेंगे जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने इसे W लिखा हुआ है, जिसे नेट कार्य है। इसे आपने W नेट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेट मान लिया है W नेट। नेट कार्य क्या होगा, कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा हाफ यम, द्रव्यमान वही रहेगा। अगर इसमें कार्य में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो है आपका केवल और केवल वेग। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये बड़ा है चूँकि ये वाला सिरा, तो यहाँ पर वेग कम होगा। ये वाला सिरा छोटा है तो यहाँ पर वेग आपका ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, B2 माइनस B1 करेंगे, B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, और प्लस कर लेंगे यहाँ पर हम क्या, स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा भी देखिए यहाँ पर कम हाइट है, अगर आप देखेंगे छोटी हाइट है बड़ी हाइट है, तो छोटी में से बड़ी को आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और बड़ी में से अगर आप छोटी माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस, सिंपली लग गया माइनस। देखिए क्या बोल रहा है, कुल ऊर्जा में वृद्धि, तो इसमें से जब हम देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी हमारी। देखिए आपको साफ ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम डालेंगे, ये बड़ा है तो गतिज ऊर्जा कम रहेगी, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। तो इधर से जब हमने इधर किया तो इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ गई हमारी, बढ़ गई ना, तो B2 हमारा बढ़ गया और B1 कम हो गया, तो हमने B2 में से B1 को घटा दिया। इसी प्रकार जब यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ से कम होती जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी कम होगी तो H को हम लिख देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमारी कम हो रही है, ये वाली बढ़ रही है, आप देख रहे हैं इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो इधर से जब छोटी की तरफ आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज कम होगी, तो इसीलिए हमने लगा दिया, इसे माइनस कर दिया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमारी कम हो रही है। और mg, और अब यहाँ से आप H1 माइनस H2 कर सकते हैं, या यहाँ पर प्लस लगाकर H2 माइनस H1, तो हम कर देते हैं H1 माइनस H2। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ से भी आपको मैं फिर समझा दूंगा, पहले आप इसे वैसे बने रहिए, देखते रहिए, सब कुछ आप अभी मेरे बताने से पहले आप समझ जाएंगे। अभी हमने क्या किया, केवल कितना लिखा, W नेट लिखा हमने, W नेट बराबर लिखा 1/2 यम B2 का वर्ग माइनस B1 का वर्ग माइनस mg H1 माइनस H2, इतना लिखा ना। अब देखेंगे इसके आगे क्या है, यहाँ पर हमने क्या, देखिए वेग बढ़ रहा है तो हमने अंतिम में से पहले को माइनस किया। चूँकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहली वाली जो ऊंचाई है ये क्योंकि बड़ा है तो ये ज़्यादा ऊंचा है, तो पहली वाली ऊंचाई से हमने छोटी वाली ऊंचाई को माइनस किया, और यहाँ पर वेग ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम, तो ये इधर ऊंचाई ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को ही माइनस करना है, आप समझ रहे हैं। ज़्यादा में से कम, ज़्यादा में से कम, चूँकि स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो इसमें इसलिए इसे हमने कर दिया माइनस। अब इतना आप समझ गए। अब देखते हैं इसके आगे। अब चूंकि आपने भी देखा नेट कार्य है P1 माइनस P2 और अपॉन इंटू M अपॉन रो में, तो हम लिख देते हैं W की जगह पर जो भी आपने ऊपर देखा P1 माइनस P2 इंटू M बाई रो, हो गया बराबर 1/2। अब क्या कीजिए, आप इसे खोल दीजिए, M पहले इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 का वर्ग माइनस 1/2 M B1 का वर्ग, ठीक, माइनस हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, फिर से लगा दिया माइनस mg इंटू H जो है देखिए H1 है तो ये माइनस रहेगा H1, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बन के प्लस बना लेगा, प्लस mg H2। अभी आपने इतना देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे रो का गुणा पूरे में और रो का भाग कर देंगे। तो देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर हम लगा देते हैं ब्रैकेट, तो अगर हम नीचे m से भाग देंगे तो सबकी जितने भी बट्टे की संख्या है सब में m आ जाएगा, और जितने भी अगर हम नीचे रो से गुणा करेंगे ऊपर, तो जितने भी ऊपर सब मतलब कि आपको अक्षर दिए गए हैं सब में ये गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम करेंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू m से भाग करना है 1/2 यम बी स्क्वायर, m से भाग करेंगे हम, भाग हो गया, इंटू रो से गुणा करेंगे सब में,
रो हो गया। या फिर ऐसे करते हैं, इसे हम हटा देते हैं, समझ नहीं रहे होंगे आप, इसे हम काटते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं P1 माइनस P2। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर करेंगे तो हो जाएगा नीचे, कैसे, ये हो जाएगा हमारा यम बाई रो, उल्टा है ना, हो गया। अब यहाँ से 1/2 यम बी यम एम B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 एम B1 का वर्ग माइनस MgH1 प्लस Mg, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं MgH2। इतना भी आपने देखा, 2 नीचे रहेगा। अब देखिए, अब हम इसे और खोलेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, अब यहाँ से देखिए रो का गुणा सब में करना है और m से भाग सब में करना है, तो करते हैं रो गुणे m हाफ एम बी स्क्वायर हाफ यम बी वर्ग बाई m से भाग करना है और रो से गुणा करना है, माइनस हाफ फिर से रो गुणे हाफ m, यहाँ पर ये B2 का स्क्वायर है, B1 का वर्ग बटे कितने में m वाला हो गया। अब MgH देख लेते हैं, ये कॉपी भी ख़त्म हो गई, और माइनस में रो गुणे यहाँ से MgH1 बाई यम, और प्लस में ये वाला यहाँ से प्लस है ये m रो, चलिए रो बाद में लगा देंगे, GH2 गुणे रो बाई m। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें m है, ये कट जाएगा, और इसमें m है, ये कट जाएगा, इसमें m है, ये कट जाएगा, इसमें m है, ये कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली इसे साइड करते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं इस पेज में। अब यहाँ से क्या आपके पास बचा, ये आप देखिए थोड़ा सा, पहले आपके पास बचा P1 माइनस P2, देखिए लिखते हैं यहाँ पर P1 माइनस P2 बराबर में क्या बचा, अब m तो कट गया, 2 है, 1/2, तो m कैंसिल हो गया, रो बचा है तो रो बी स्क्वायर, इसे आप 1/2 लिख दीजिए, 1/2 रो बी स्क्वायर माइनस फिर से 1/2, ये B2 का है, रो B1 का वर्ग, अब फिर से माइनस, यहाँ से आप देखते रहिए इसे, माइनस Mg यानी रो GH1 और प्लस रो GH2, इतना आपका हो गया ये। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से जो है P1 या 1 वाले को एक तरफ कर लीजिए और 2 को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसे पहले P1, अब चूंकि ये माइनस वाला है तो इसे हम कर देंगे प्लस, यहाँ पर इधर ला रहे हैं इसे, और तो ये हो जाएगा 1/2 रो बी स्क्वायर, माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस रो GH1। अब देखिए बराबर के चिन्ह के सब इवन वाले इस तरफ आ गए, तो ये इधर जाएगा, तो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारा 2 वाला, तो ये माइनस में है तो इसे इधर आएगा P2, तो हो जाएगा P2 प्लस हो गया हाफ रो बी स्क्वायर प्लस में हाफ रो B2 का स्क्वायर प्लस में रो GH2। अब आप देखेंगे P1 प्लस हाफ रो B1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2, यानी सेम आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो ऐसे 3 होगा तो ये 3 भी आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे कांस्टेंट, हो गया कांस्टेंट। अब देखिए एक बार हम सबसे पीछे देख लेते हैं, जो कि अभी आपने देखा था सरल यानी सिद्ध करते हुए, हमने देखा था कि P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वही चीज़ आपको यहाँ पर सेम टू सेम मिल रही है। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से हमने सिद्ध कर लिया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, जब कोई आदर्श तरल रेखीय प्रवाह में बहता है तो तरल के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन्हें हमने B से भाग करके एकांक आयतन की ऊर्जा में परिवर्तित किया, सभी में हमने B से भाग किया, हमें पता चल गई कि सभी जो है रो के फॉर्म में आएंगी, इतना हमने जान लिया। इसके बाद हमने क्या किया, बर्नौली की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए
1 सेकंड में कितना हमने बल लगाकर कितना आयतन विस्थापित किया ये निकाला, और कितना आयतन जो है हम विस्थापित करेंगे कितना बाहर निकलेगा ये निकाला। इसके बाद हमने लगा दिया अविरतता का सिद्धांत। अविरतता के सिद्धांत से क्या हुआ कि ए बी बराबर हो गया, जिससे P1 माइनस P2 और इंटू ए बी आ गया। और आयतन को हमने लिख दिया घनत्व के फॉर्म में, यानी कि रो के फॉर्म में। रो के फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, ये हमारा हो गया नेट कार्य। और नेट कार्य हमेशा तरल की कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ऊर्जा में वृद्धि कहाँ हुई, हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ी और स्थितिज ऊर्जा कम होती गई, तो हमने वही किया। गतिज ऊर्जा को हमने पॉजिटिव ली और स्थितिज ऊर्जा को हमने निगेटिव लिया, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, और माइनस करके उसी को हमने हल कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों ने ये सब समझ लिया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।